ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सवाल थे एक्सरसाइज 5.3 में वो कंप्लीट कर लिए थे। कुछ सवाल हमने स्किप किए थे और मैंने आपको कहा था कि उन क्वेश्चंस को हम लोग जब लाइन और प्लेन का टॉपिक होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 से है या 11 से है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से, उसको हम लोग कब करेंगे, बाद में करेंगे। कब? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और लाइन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा तब, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, अभी ये सब मल्टीप्लिकेशन ही है। पहले तो अगर आप देखोगे तो वेक्टर में हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, आपने बस बेसिक है, ये 12th में जो आप वेक्टर पढ़ रहे हैं बस बेसिक है। आपने पहले वेक्टर क्या होता है ये पता किया, उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने पहले सीखा कि डॉट मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखी, न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब हम लोग कर रहे हैं कि दो वेक्टर का हमें प्रोडक्ट करना है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ही है, बट इस बार जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के मल्टीप्लिकेशन आएंगे। इसके बाद आएगा स्केलर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहाँ 3 वेक्टर आएंगे। उसके बाद आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते थे। इसके पहले जो टॉपिक हमने खत्म किया उसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहते थे या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे। तो डेफिनेशन ध्यान से देखो, डेफिनेशन क्या कहती कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, साथ में आता है यूनिट वेक्टर, साथ में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। डेफिनेशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डेफिनेशन, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ कौन सा सिंबल यूज किया है, क्रॉस। आप भी इसको क्रॉस ही रीड करोगे, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं, जैसे हम लोग उधर ए डॉट बी बोलते हैं तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्रॉस सिंबल का यूज हो रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते थे, उधर स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते थे क्योंकि जो आपको रिजल्ट मिलता था वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। यहाँ पे ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से देखो, बताओ ये मॉड ऑफ वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी है, मॉड ऑफ वेक्टर है, स्केलर है, पता है सबको। मॉड ऑफ वेक्टर भी साइन थीटा स्केलर। अब इसमें क्यों परेशान हो जाते, साइन थीटा भी स्केलर। कभी देखा क्या तुमने, साइन थीटा ने अपने को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिया, हमेशा मैग्नीट्यूड देता है ना, एक वैल्यू देता है ना, तो ये भी क्या एक स्केलर है। ये क्या यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीटली स्केलर है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर से यानी डायरेक्शन से, तो अपने को क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। समझ में आया, यहाँ तक की प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, साथ में आता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस करते हैं तो आप ऐसा समझो कि ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में हमने एक वेक्टर ए बना लिया, ये वेक्टर ए है आपका और ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। ये क्या मिला आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस करने पे आपको क्या मिला, एक वेक्टर मिला। समझा क्या? तो जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करोगे आपको हमेशा एक वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर ज्योमेट्रिकली इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। अब देखो ये ऐसा समझो कि ये पेन, ये है आपका ए क्रॉस बी, समझा, ये पेन आपका ए क्रॉस बी है, आपने ए और बी का क्रॉस किया, क्रॉस करने पे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। वो थर्ड वेक्टर, ये पेन जो है ये थर्ड वेक्टर है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होगी, ऐसे आपके तरफ डायरेक्शन जा रही है और ये लेंथ है। अभी इसको डिनोट करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा, समझा। तो ये है आपका ए क्रॉस बी
और ये ए क्रॉस बी इन दोनों को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। किन दोनों को, ए और बी को। अब ए और बी को परपेंडिकुलर बोल दो या उस प्लेन को परपेंडिकुलर जहां पे ये दोनों लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक थर्ड वेक्टर मिल रहा है, थर्ड वेक्टर इन दोनों को कैसा है, परपेंडिकुलर है। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये ए और बी को परपेंडिकुलर है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस व्हाइट बोर्ड को भी तो परपेंडिकुलर है। अब ये इसको मैं अगर यहाँ पे भी लेकर आऊं, अभी भी ये व्हाइट बोर्ड को परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी को परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ये कहाँ है, प्लेन में ही तो है। समझा क्या? तो ये जो थर्ड वेक्टर होता है वो वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ उस प्लेन को भी परपेंडिकुलर होता है जहां पे ये दोनों लाई करते हैं। समझा? ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपको एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। चलो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टीज देखो, बस प्रॉपर्टी जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रीड की थी, आपको पता होगा, तो उसमें से ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन के बेसिस पे की थी। ठीक है ना, डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आपकी चीजें क्लियर होगी। अच्छा, फर्क देख लेना ध्यान से, उधर कॉस थीटा होता था, इधर साइन थीटा है। इसमें थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, उधर भी थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो फिर स्टार्ट करते प्रॉपर्टी। तो देखते तुम रट्टा मारने में तो बहुत अच्छे हो ना। तो बताओ पहली प्रॉपर्टी, ए क्रॉस, एक काम करो बुक बंद करो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए क्रॉस ए क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए, रीजन भी बताना है। ये लो, रीजन बोलो तो हाथ ही नीचे ही हो गए से। हाँ कौन बताए, बोलो परिगंधा। ए मॉड ऑफ स्क्वायर कैसे? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, हाँ, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होगा। नहीं गलत है। हाँ और किसने हाथ खड़ा किया था, बोलो इधर, कृष्णा। मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ही आएगा। तो फिर डॉट में भी मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर आ रहा है, क्रॉस में भी मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड नहीं आएगा। हाँ बोलो, जीरो आएगा। अच्छा, और हाँ तू क्या बोलना चाहता है? इसका वाला ए क्रॉस है। अभी मैंने हिंट भी दे दिया था कि सब कुछ डेफिनेशन से होने वाला है। डेफिनेशन देखो और इधर आंसर बताओ, फिर भी दिमाग का यूज ही नहीं करते। हाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए आएगा बस। अच्छा हाँ तो क्या बोलना चाहता है? हाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू बी। बी कहाँ आ गया इसमें? और किसने हाथ खड़ा किया था इधर गर्ल्स में? हाँ बोलो साक्षी। मॉड ऑफ वेक्टर ए ही आएगा बस। और तो किसने हाथ खड़ा किया था? रेशमा। मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर कैसे? इसमें रखते हैं, ठीक है। तो इसी से बताना है सब कुछ, यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन से प्रॉपर्टी। अच्छा ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है ना। फिर इधर में क्या आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, फिर आएगा साइन थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ थीटा जो आएगा वो ए और ए के बीच का एंगल आएगा, कितना? 0। और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर। अब बचपन में पता नहीं तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, होती है क्या? तो ये 0 है। अच्छा तुमको 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट, चलो ये तो पता, ये तो फाइनल आंसर। डेफिनेशन से बताना है, 100 बार बता दिया कि डेफिनेशन को देखो और बताओ। फिर भी दिमाग, पता नहीं दिमाग जाम है तुम्हारे, ये है ही नहीं। घर पे रख के तो नहीं आते कि चलो तो कोचिंग में कौन सा काम है ना, तो घर पे रख देते। तो ए क्रॉस ए 0।
चलो फिर I क्रॉस I कौन बताएगा? I क्रॉस I, बोल दर्शन। 1 आएगा। कैसे? ये अजब भी तुम लोगों में चमत्कार होता है ना, मैजिक ही होता है। आंसर पता है, कैसे वो नहीं पता है ना। ये तुमको वरदान मिला हुआ है भगवान की तरफ से कि क्या पता नहीं। हाँ 1 कैसे नहीं पता, मतलब मन ने बोल दिया 1 बोल दो तो मैंने बोल दिया। हाँ अरे एक आधी गधा भी उठा के लाया ना यहाँ पे, उसको बोलूंगा A क्रॉस A की वैल्यू 0 आती है तो वो खुद भी बोल देगा कि फिर I क्रॉस I की वैल्यू भी 0 आएगी। उसमें डॉट है, इसमें क्रॉस है, वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। डेफिनेशन को देखो और आंसर को, मतलब पागल हो कि क्या हो, दिमाग है। I क्रॉस I क्या होगा? मॉड ऑफ I साइन थीटा। I का और I के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0, साइन 0। और ऊपर भी बता दिया कि देखो सेम है तो 0, फिर भी इधर 1 बता रहे, क्या बोलना। तो I क्रॉस I की वैल्यू 0 आएगी। वैसे J क्रॉस J 0 और K क्रॉस K 0। थर्ड पॉइंट, है I क्रॉस J। अभी तो भी दिमाग लगाओ अपना, ठीक है ना। 1 होगा। हाँ और कौन बोलेगा? 1 कितने लोगों लग रहा है 1 होगा? अब तो मतलब सोचना ही बंद कर देता हूँ, दिमाग ही काम करना बंद कर देता। इतने गालियाँ खाने के बाद कहाँ दिमाग काम करता है। हाँ 1 क्रॉस, हाँ बोलो कैसे 1 रेशमा? एक मिनट, मॉड ऑफ I इंटू मॉड ऑफ J इंटू साइन 90, हाँ यूनिट वेक्टर। चलो ठीक है। और तुम सुनती नहीं मेरी बात को ध्यान से, पता नहीं कि कसम खा के आते हो क्या सर कुछ भी पढ़ाएंगे हम लोग दिमाग में नहीं जान देंगे। मैंने क्या बताया? 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यहीं पे बताया। जब भी आप 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा? अरे देखो है, एक वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे I और J क्या कर रहे हैं अपन? क्रॉस कर रहे तो क्या मिलना चाहिए? एक वेक्टर मिलना चाहिए ना। तो 1 कैसे बता रहे हो आंसर में? हाँ तो वही लिखा था मैंने, मॉड ऑफ वेक्टर I इंटू मॉड ऑफ वेक्टर J इंटू साइन थीटा कितना आएगा? ठीक है, साइन 90 आएगा और साथ में यूनिट वेक्टर आएगा। कितना हो रहा है ये? कुछ होता है ना मॉड ऑफ वेक्टर I, पढ़ा है ना इतना मैंने। 1 I का मॉड कितना होता है? 1 J का मॉड साइन 90, ये पूरा 1 हो गया। और 1 इंटू यूनिट वेक्टर कितना आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा क्या? यूनिट वेक्टर। बट ये कुछ होता है, 1 कैसे होगा? नहीं। हाँ तो सुनो ध्यान दो, I क्रॉस J होता है K, I क्रॉस J आपका K होता है। अब कैसे देखो, इसलिए तुमको लगता है ना कि हमको समझ में आ गया, एक्चुअल में तुमको समझ भी नहीं आया होता। हाँ बोलो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कौन सा वेक्टर होता है? I होता है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग में J होता है। Z एक्सिस के अलॉन्ग में K होता है। यहाँ क्या बताया गया आपको कि जब भी आप 2 वेक्टर का क्रॉस करोगे आपको क्या मिलेगा? एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं I और J का क्रॉस करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर इन दोनों को कैसा होगा? क्या डायग्राम में दिख रहा है क्या? I और J को परपेंडिकुलर K रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन होता है? Z एक्सिस होता है। Z एक्सिस के अलॉन्ग में कौन होता है? K। समझा क्या कुछ? तो I क्रॉस J की वैल्यू क्या आएगी? K आ जाएगी। J क्रॉस K की वैल्यू क्या आएगी? I आ जाएगी। K क्रॉस I की वैल्यू क्या आएगी? J आ जाएगी। समझा? अब देखो यहाँ पे अगर आप और इसमें ध्यान से समझोगे
तो जब आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हो, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है आपके, आपने क्या किया, इन दोनों वेक्टर का, ये एक प्लेन में है, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक प्लेन में है कुछ इस तरीके से, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन में वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है, हमने इसको वेक्टर ए बोल रहे हैं हम लोग और इसको वेक्टर बी बोल रहे हैं। जब मैं ए और बी का क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करोगे आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा। थर्ड वेक्टर इन दोनों को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो परपेंडिकुलर कैसा हो सकता है, ये ऐसा, पता नहीं उधर से दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है क्या, ये आपका हो गया। अब ये एक वेक्टर है, अच्छा अगर कोई बोलता कि सर ये परपेंडिकुलर है तो एक परपेंडिकुलर तो इधर भी होगा, ऐसे दिख रहा है क्या, या ऐसा भी हो सकता है, समझा, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, दिख रहा है क्या। तो अब यहाँ पे ये जो ए और बी का क्रॉस है, इसमें जो थर्ड वेक्टर मिल रहा है ये कौन सा वेक्टर है, ये बाहर निकलने वाला, ऊपर जाने वाला, अगर ऐसा देखूं तो आपके तरफ आने वाला वेक्टर है या मेरे तरफ आने वाला वेक्टर है। तो इसके लिए एक राइट हैंड थंब रूल है, पता नहीं कभी सुना कि नहीं सुना, सुना क्या, 10th में सुना हो, 10th में तो बहुत सारी बातें सुनी तुमने, लेकिन पता कहाँ है तुमको। तो इधर ध्यान दो, तो वो रूल क्या कहता है, अब अपने को वो याद नहीं करना, अपने को बस ये ध्यान में रखना है कि जब मैं ए और बी का क्रॉस करूंगा ना, ये ए और बी का क्रॉस करूंगा तो ये थंब आपके तरफ है, ये ए है और ये बी है, देखो ये ए से बी जा रहे हैं अपन, ए से बी, ये थंब आपके तरफ है, मतलब ये जो थर्ड वेक्टर है इसकी डायरेक्शन आपके तरफ रहेगी। और अगर मैं बी से ए जा रहा हूं, पहले मैं ए से, देखो ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ए से बी जा रहे हैं अपन, ए से बी, तो थंब की डायरेक्शन आपके तरफ है, मतलब ये जो वेक्टर रहेगा इसकी डायरेक्शन आपके तरफ रहेगी अगर मैं इसको प्लेन मान रहा हूं तो। और अगर मैं बी से ए कर रहा हूं, बी से ए, तो मेरे थंब की डायरेक्शन उस साइड में है या मेरे साइड में, ऐसा बोल सकते हो, समझा क्या। तो बेसिकली आप ए से बी अगर कर रहे हो तो आपका एक वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन उस प्लेन के बाहर निकलेगी, और बी क्रॉस ए करोगे तो प्लेन के उस अंदर में जाएगी। एक वो अब कभी आपने स्क्रू वगैरह खोला है क्या हाथ से, ठीक है, अगर मैं स्क्रू को इस तरीके से खोलता हूँ तो स्क्रू बाहर निकलेगा, अंदर नहीं ना, ऐसा घुमाएंगे ना तो अंदर, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो स्क्रू बाहर निकलेगा, समझेगा। तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो मतलब आप ए से बी के तरफ जा रहे हो, समझा। अगर आप ए से बी जाते हो, हाँ ए से बी जा रहे हो, मतलब आप ऐसे समझो कि आप स्क्रू को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हो। तो जब आप स्क्रू को ओपन निकालोगे तो स्क्रू की डायरेक्शन आपके तरफ रहेगी, वो ऐसे बाहर निकलता है ना, ऐसे थोड़ी ना बाहर निकलेगा। तो अगर आप ए से बी जाओगे तो स्क्रू की डायरेक्शन आपके तरफ रहेगी, और अगर आप बी से जाओगे तो स्क्रू अंदर में जाएगा, समझा क्या। तो वो भी आपको इसकी डायरेक्शन बता देगा कि अगर आप ए से बी जा रहे हो तो बाहर, और अगर आप बी से जा रहे हो तो मतलब अगर, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सेंस से देखोगे तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डायरेक्शन बाहर रहेगी, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डायरेक्शन अंदर में रहेगी, समझा क्या, पक्का। तो अभी अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो ये जो वेक्टर मिलेगा इसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर में निकल रहेगी, और अगर मैं बी से ए जाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन अंदर में जाएगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट होगी। बात समझ में आई क्या। तो अगर हम लोग ऐसा बोलते कि अगर ए क्रॉस बी मुझे वेक्टर सी मिल रहा है तो बी क्रॉस ए मुझे वेक्टर नेगेटिव सी मिलेगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, लेंथ तो वैसे की वैसे रहेगी, वो जो आप स्क्रू निकाल रहे हो उसकी लेंथ चेंज होगी क्या, लेंथ तो उतनी रहेगी ना। अब फर्क है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो उसको कि क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो बाहर निकलेगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर में जाएगा, समझ में आई बात। तो बस उसी कंसेप्ट का यूज करके प्रॉपर्टी नंबर 4 देखना है हमें, जे क्रॉस आई क्या होगा, कौन बताएगा, पता नहीं, तुमको समझा होगा तो शायद बताओगे। हाँ अरे इतना सर पटकने के बाद भी हालत 1 2 माइनस के आएगा ना, ये देखो ना आई क्रॉस जे के है, आई क्रॉस जे के है, तो अभी अपन जे क्रॉस आई बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन उल्टी कर रहे हैं ना, तो माइनस के
क्या बोला इसने? जे क्रॉस के, तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, और ये के क्रॉस जे है तो ये आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के, ये क्या आएगा? माइनस जे। समझा? ठीक, अब ये तो हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अब जिनको ये सब समझ में नहीं आता है उनके लिए देख लो, ध्यान से दे। आकाश, आकाश इधर ध्यान दे। ठीक है, सेम सेम अगर है तो 0, सेम सेम है तो 0, उधर में सेम सेम रहा तो 1। ठीक है, अब ABCD आती होगी ना सबको। साइक्लिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? I, उसके बाद J, उसके बाद K, और फिर वापस I। तो अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हो, देखो I के बाद J तो रिजल्ट K आया। देखो I क्रॉस J रिजल्ट K आके, J क्रॉस K रिजल्ट I आके, और K क्रॉस I रिजल्ट J आके। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, I क्रॉस J तो K आएगा, J क्रॉस K तो I आएगा, K क्रॉस I तो J आएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं जा रहे हो, जनरली I के बाद क्या आना चाहिए? J, लेकिन आपका क्या हो गया? J के बाद I आ गया। तो J के बाद अगर I आया तो रिजल्ट K ही आएगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, माइनस K। समझा? तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 की A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उनको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। तो A क्रॉस B अगर है और मैंने मान लो B क्रॉस A कर ही लिया, उनको आपस में इंटरचेंज किया, तो माइनस साइन लगेगा। समझा? तो उधर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A डॉट B की वैल्यू और B डॉट A की वैल्यू सेम होती है। कहा? डॉट प्रोडक्ट में। बट यहाँ हम बोल रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। और अगले प्रॉपर्टी में कह रहे कि अगर A क्रॉस B है और मुझे कभी जरूरत गिरी B क्रॉस A की, तो मैं वापस में उनको आपस में इंटरचेंज तो कर दूंगा, लेकिन माइनस साइन लगाना है। समझा? तो A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर A दिया हुआ है, A1I, वेक्टर A गिवन है A1I प्लस B1J प्लस C1K, और एक सेकेंड वेक्टर दिया वेक्टर B A2I प्लस B2J प्लस C2K। ठीक है, तो हमें वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में I J K, फर्स्ट रो में क्या लिखना है? I J K। सेकेंड रो में वेक्टर A के कंपोनेंट लिख लेना, A1 B1 C1। थर्ड रो में वेक्टर B के कंपोनेंट A2 B2 C2। इस तरीके से A क्रॉस B। उधर A डॉट B कैसे निकालते थे? याद है क्या? I कंपोनेंट को मल्टीप्लाई A1 A2 प्लस J कंपोनेंट को मल्टीप्लाई B1 B2 प्लस K कंपोनेंट को मल्टीप्लाई C1 C2, और इधर क्रॉस निकालना है तो ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में I J K, सेकेंड रो में वेक्टर A के कंपोनेंट, थर्ड रो में वेक्टर B के कंपोनेंट। समझा? ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि A क्रॉस B की वैल्यू 0 कब आएगी? ठीक है, ध्यान से देखो, A क्रॉस B के लिए 0 कब आएगी? अगर हम लोग डॉट के साथ लिंक करें तो A डॉट B के लिए 0 कब आती थी? अगर या तो वेक्टर A 0 हो, या तो वेक्टर B 0, या तो दोनों परपेंडिकुलर हो। वैसे A क्रॉस B की वैल्यू 0 कब आ सकती है? अगर वेक्टर A 0 है या फिर वेक्टर B 0 है। और सेकंड कि अगर वेक्टर A पैरेलल है किसको? वेक्टर B को। पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो। अच्छा, परपेंडिकुलर क्यों नहीं? क्योंकि पैरेलल में दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0। और यहाँ अगर हम लोग 0 डालते तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0। तो A क्रॉस B के लिए 0 कब आएगी? अगर या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा, या तो दोनों पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, आपके पास एक ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की आपको एडजेसेंट साइड पता है। एक एडजेसेंट साइड है A वेक्टर A और दूसरी है वेक्टर B। तो इसका एरिया, एरिया ट्राइंगल, इसको अगर अपन नाम दे दे कुछ P Q R,
तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया है, अच्छा इसमें भी दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है स्केलर एरिया, स्केलर एरिया, तो इसका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी मॉड हाफ, ठीक है, 1/2 लगाना है, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। देखो इसको अपन कौन सा एरिया बोलते हैं, स्केलर एरिया। स्केलर एरिया मतलब जो आप तक एरिया निकालते थे ना आप, उसको स्केलर एरिया बोलते हैं, क्योंकि आपको हमेशा एक वैल्यू मिलती है, ठीक। तो क्या है फॉर्मूला, 1/2 ये है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और इसी में होता है एक वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बस 1/2 ए क्रॉस बी आएगा। तो वेक्टर एरिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिजल्ट एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी का क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। वेक्टर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर एरिया। बट यहाँ जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी, दिख रहा है कि ये स्केलर है करके, क्योंकि आप ए और बी का क्या कर रहे हो, क्रॉस, क्रॉस करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का आप क्या निकाल रहे हो, मॉड, मॉड मतलब लेंथ, तो ये एक मैग्नीट्यूड है, समझो। तो यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक मैग्नीट्यूड यानी स्केलर मिल रहा है, इसलिए स्केलर एरिया, और यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक वेक्टर मिल रहा है, इसलिए वेक्टर एरिया, समझा। ओके, सो पॉइंट नंबर 10, अगर आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है जिसके आपको एडजेसेंट साइड पता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे भी आपको इसका एरिया निकालना, तो सबसे पहले अपन स्केलर एरिया निकालते हैं, स्केलर एरिया, स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी मॉड कर देने का, बस एडजेसेंट साइड आपको पता है, उसका क्रॉस करके मॉड करना है। और अगर आपको पूछा गया कि वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यह आएगा बस ए क्रॉस बी, समझा। यहाँ मॉड लग रहा है और यहाँ पे। पॉइंट नंबर 11 देखो, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है और इस बार आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल पता है, इसको D1 और इसको D2 बोल दिया, पैरेललोग्राम के डायगोनल पता है, यहाँ पे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पता है, यहाँ पैरेललोग्राम के डायगोनल पता है। इस बार एरिया होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है D1 क्रॉस D2 मॉड और 1/2 लगाना है। और आप कंफ्यूज मत होना, इधर 1/2 इधर 1/2, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। अच्छा, ये जो एरिया है इसको अपन कौन सा एरिया बोलेंगे, स्केलर, स्केलर एरिया। और कोई अगर मुझे वेक्टर एरिया पूछ रहा है कि वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा फॉर्मूला, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, समझा। ओके, सो पॉइंट नंबर 12, अगर हमें कोई बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, तो जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते वही करना है, पर ध्यान रखना डायरेक्शन का। अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इस तरीके से लिखना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इधर लिख देता हूँ, वेक्टर ए का क्रॉस कर रहे हो आप बी प्लस सी के साथ, तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। डायरेक्शन ध्यान रखना, ए क्रॉस बी है प्लस ए क्रॉस सी है, फिर उसको उधर गलती से सी क्रॉस ए मत कर देना, तो आंसर कंप्लीटली गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डॉट में आप ए डॉट बी और बी डॉट ए भी लिखोगे तो फर्क नहीं गिरेगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क गिर जाएगा। यहाँ देखो, अगर मान लो ये m वेक्टर ए क्रॉस n वेक्टर बी है, इसमें m और n कोई स्केलर कांस्टेंट है या कोई नंबर है। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 वेक्टर ए क्रॉस 3 वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 6 ए क्रॉस बी,
6a क्रॉस b, तो इसका रिजल्ट m इंटू n, m और n मल्टीप्लाई होगा और ये a क्रॉस b हो जाएगा। समझा? प्रॉपर्टी नंबर 13। अब प्रॉपर्टी नंबर 13 देखो, हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला उधर भी देखा है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला याद है क्या? cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे भी हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला देख सकते हैं और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब ये आया कैसे ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये कुछ परेशान हो सकते हैं आप। डेफिनेशन क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ये डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मॉड ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी को इधर मॉड लगा दिया और ये कंप्लीटली भी मॉड में आ गया। मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ये कंप्लीटली मॉड में आ गया, ये समझा? अब मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड कितना होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा क्या? अगर मैं आपको मॉड ऑफ वेक्टर 2 का मॉड बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर 2 आएगा, रिजल्ट 2 आएगा लेकिन बेसिकली मॉड ऑफ 2 आएगा, तो ये क्या आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा का मॉड, साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा का मॉड साइन थीटा ही आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं क्योंकि हमने ऐसा पढ़ के रखा है कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स भी हो सकती है और माइनस एक्स भी हो सकती है। कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और ये जब x लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ साइन थीटा की वैल्यू, मॉड ऑफ साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही लिख रहा हूँ, मतलब जो अंदर में है वो जैसे के वैसा बाहर निकाल रहा हूँ। ये तो तभी हो सकता है ना जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कब आती है? जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। और मॉड ऑफ साइन थीटा को मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अंदर में जो क्वांटिटी है पॉजिटिव ही है, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। अब इतने गारंटी से अपन कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जो थीटा है डेफिनेशन में, ये जो थीटा है ये 0 से 180 के बीच में होता है क्या? 0 से 180 के बीच में, मतलब वो फर्स्ट से लेके सेकंड तक ही जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। बट यही अगर कॉस होता तो फिर वहां पे एक जगह पे प्लस से ओपन होता, एक जगह पे माइनस से ओपन होता। वो हमने प्रॉपर्टी लिखी भी है, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, अगर वो याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, मॉड ऑफ साइन थीटा क्या लिखा? साइन थीटा लिखा। और मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 आएगा ना, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये मल्टीप्लाइड में है इसको शिफ्ट करो तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा मुझे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, बट इसका यूज बहुत कम होगा, ज़्यादा यूज आपका उसी का होगा जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है। हाँ, बट अगर मान लो कभी आपको वो यूज कब करना है? जब आपके पास डॉट होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अगर आपके सवाल में डॉट प्रोडक्ट दिया है तो वो फॉर्मूला यूज करो एंगल निकालने के लिए, लेकिन सवाल में अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? चलो नोट डाउन करो। क्रॉस प्रोडक्ट हमने अभी देख लिया है, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई है। आपको इस प्रॉपर्टी को घर पे जाके एक बार देखना चाहिए और कोशिश ये करो कि आप ये प्रॉपर्टी खुद बना पाओ, क्योंकि अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ नहीं, डेफिनेशन क्लियर है तो आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो आपको बनाते आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार घर पे जाके देखो, उसको फिर से समझो, रट्टा मत मारो, क्योंकि 10-12 प्रॉपर्टी इसमें भी है, 10-12 प्रॉपर्टी डॉट में भी है, और इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे भी प्रॉपर्टी आएगी, तो प्रॉपर्टी काफ़ी सारे आएंगे, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, लगता नहीं है कि कोई परेशानी होनी चाहिए। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी गिवन दिया है, आपको क्या बोला है? ए प्लस बी का क्रॉस करना है, किसके साथ? ए माइनस बी के साथ। तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल दें, एडिशन तो करते आता होगा दो वेक्टर को,
ये 2i प्लस 3j माइनस के ऐड होगा i माइनस 4j प्लस 2 के साथ 3i माइनस j प्लस k, और फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर b, a में से b को माइनस करना है, 2i माइनस i आ जाएगा, प्लस 3j माइनस ऑफ माइनस 7j माइनस के माइनस 2k माइनस 3k, a प्लस b आ गया, a माइनस b आ गया। आपको a प्लस b का क्रॉस करना है a माइनस b के साथ। जब आप क्रॉस करते हो तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में i j k, वेक्टर a प्लस b का कंपोनेंट 3 माइनस 1 1, a माइनस b का कंपोनेंट 1 7 माइनस 3। डिटरमिनेंट सॉल्व करना, i लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4, फिर माइनस j, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 प्लस k लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, 21 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 22, तो ये आ गया आपका माइनस 4i प्लस 10j प्लस 22k। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर j प्लस 2k एंड i प्लस j। इससे पहले मुझे ये बताओ कि यूनिट वेक्टर निकालते आता है क्या आपको? किसी भी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बोला? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर j प्लस 2k एंड i प्लस j। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। तो मान लेते हैं पहला वेक्टर आपका वेक्टर a है j प्लस 2k, और सेकेंड वेक्टर आपका वेक्टर b है i प्लस j, और मैं सोच रहा हूँ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने का। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या फायदा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर होगा। पर सवाल तो यह है कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो पहले वेक्टर निकालते हैं फिर उसके अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। समझा क्या? तो पहले हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट i j k, यहाँ i नहीं है ना, तो 0 1 2 और इधर 1 1 0। इसको सॉल्व करते हैं, i लिया, रिलेटेड और कॉलम को छोड़े, 0 माइनस 2 फिर माइनस j, रिलेटेड और कॉलम को छोड़े, 0 माइनस 2 प्लस k, रिलेटेड और कॉलम को छोड़ रहे 1 0 माइनस 1, तो ये आ गया आपका माइनस 2i प्लस 2j माइनस k। ये आपको क्या मिल गया? a और b का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये एक वेक्टर ही तो मिला है। इसको अपन फिलहाल के लिए नाम देते हैं वेक्टर c, कि जब हमने दो वेक्टर का क्रॉस किया तो हमें एक थर्ड वेक्टर मिला, उसको नाम दिया है c से। सो माइनस 2i प्लस 2j माइनस k, ये वेक्टर मिला है अपने को। ये क्या मिल गया? एक वेक्टर जो इन दोनों को कैसा है? परपेंडिकुलर है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर मिल गया, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c। तो मॉड ऑफ वेक्टर c तो निकाल ही सकते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1, ये कितना आएगा? 3। वेक्टर c आपको 3 मिल गया। इसमें पुटअप कर लेते हैं यूनिट वेक्टर c। वेक्टर c कितना है? माइनस 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c कितना मिला है आपको? 3। तो अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूँ तो माइनस 2/3i प्लस 2/3j माइनस 1/3k, ये आपको क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर। क्या मिला है? यूनिट वेक्टर जो इन दोनों को कैसा है? परपेंडिकुलर। समझा? तो आज अपन यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, बाकी के सवाल आप लोग ट्राई करो।